हेलो, वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। आज हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो हैं रिलेशंस और डोमेन और रेंज क्या होते हैं रिलेशंस के। यूनिवर्सल यहाँ पे यूनिवर्सल ये सेट नहीं है, ये रिलेशंस है। यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इनमें से बहुत सारी चीजों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ ये क्लास 12 में भी ये हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे जिनसे हमारे कंसेप्ट्स जो है और अधिक क्लियर हो पाए। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए, यहां मैंने लिखा है कि रिलेशन इन अ सेट, इसका हमने डेफिनेशन लिखा है। तो रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए। आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। यदि आपने पहले सीखा नहीं है या पढ़ा है और आप भूल गए हैं तो आप इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मैं जो है वहां पे एक अलग से मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूं उसका, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो खैर जो भी हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो रिलेशन क्या होता है, पहले हम एक सेट मान लेते हैं कि कोई सेट ए है। तो अ रिलेशन इन दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए। सो ए इंटू ए अपने आप में ही एक सेट होगा, जो कि सेट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का होता है। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है, तो उसमें उनका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ जो है पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स का जो एक सेट है उसको रिलेशन कहते हैं। बट रिलेशन जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है। और ओवरऑल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है ए इंटू ए वाला, उसका वो सबसेट होता है जो रिलेशन जो है। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए। जो बात यहाँ वर्ड में कही गई है वही बात यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिखी गई है। तो देखिए, जैसे ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट दिस थिंग एज ए आर बी। ठीक है, ये सारी बातें क्लास 11 में भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ बस उसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं कि लेट A इक्वल टू दिस सेट। तो सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 3 4 6 7 8 9 10। अब लेट R एक सेट हम लोग डिफाइन करते हैं एज, सो लेट दिस सेट R is a set of all those ordered pairs A and B such that A minus B is equal to 2. So okay, A and B यहाँ पे belonging to एक सेकेंड, यहाँ पे A B जो होगा it will A and B they will belong to A also, ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी चीज है। तो A B जो है, जो एलिमेंट्स A और B है वो A के ही एलिमेंट होंगे और एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे, A माइनस B इज इक्वल टू 2। तो ऐसे सारे, और दो हम नंबर्स लेंगे A और B, जो दोनों नंबर्स जो होंगे वो सेट A के ही एलिमेंट्स होंगे और A माइनस B जो होगा वो अगर 2 के बराबर होगा तो वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और वही सेट R जो है उसका एलिमेंट होगा। तो जैसे देखिए, अगर हम एलिमेंट लेते हैं A इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 1, सो 3 माइनस 1 2 होता है। तो 3 और 1 जो है 3 1 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। यहाँ हमने R इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम 4 3 लेंगे, A इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 4 3
द ऑर्डर्ड पेयर 4, 3 जो है वो R का पार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं A इज इक्वल टू 6 और B इक्वल टू 4। तो 6 A माइनस B इज 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो वो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो गया। क्या 4 माइनस 6 होगा? नहीं, क्योंकि ये जितने नंबर्स होंगे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना। तो 4 माइनस 6 में अगर 4, 6 लेंगे तो उसमें A 4 होगा और B 6 होगा। A माइनस B विच इज 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। फिर भी ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये रिलेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है सेट R का पार्ट होने के लिए। अब देखिए A को 7 लेते हैं, B को 6 लेते हैं, तो 7 माइनस 6 1 होगा, अगेन ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 7 माइनस 4 लेंगे तो A 7 और B 4 लेंगे तो 7 माइनस 4 3, वो तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब यदि A को 8 लेते हैं और B को 7, तो 8 माइनस 7 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। A को 8 लेते हैं, B को 6, तो 8 माइनस 6 2, तो वो सेटिस्फाई हो गया। 8, 6 एक ऑर्डर पेयर और आ गया। इसी तरह से 9, 7 और 10, 7 ये दोनों और भी जो है ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ आ जाएंगे। तो ये पांचों जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सेट R का पार्ट होंगे। तो क्लियरली हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 इज रिलेटेड टू 1, 6 इज रिलेटेड टू 4 एंड द रिलेशन बीइंग दिस रिलेशन। ठीक है, 8 इज रिलेटेड टू 6, 9 इज रिलेटेड टू 7 एंड 10 इज रिलेटेड टू 8। यहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, तो वो A माइनस बी इक्वल टू 2 का क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। इसी प्रकार से और भी चीजें हम देख सकते हैं। तो यहां हमने वो समझ लिया कि रिलेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा गया है। डोमेन ऑफ द रिलेशन R इज डिफाइंड एज, यहाँ हम लोग सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं DOM एंड देन ब्रैकेट के अंदर लेकर के R, पैरेंथेसिस के अंदर लेकर के R। डोमेन R इज अ सेट ऑफ ऑल दोज A सच दैट A B बिलोंग टू R। इसका वर्ड्स में क्या होगा, यहाँ देखिए R के जितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। जो R है उसका एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसका जो सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे, है ना। ये जितने हैं वो सारे के सारे A, B के फॉर्म में है। तो ऐसे जितने A होंगे यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम लोग उसके सेट को डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है, डोमेन of the relation R is the set of all those A such that A and B belongs to R, A, B belongs to R, है ना। इसी प्रकार से जो सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट होगा वो रेंज कहलाएगा उस रिलेशन का। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में ही देख लेते हैं। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने यहाँ वापस से इसको लिख दिया है, ये रिलेशन है। तो फर्स्ट डोमेन अगर इसका फाइंड आउट करना है तो अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका जो सेट होगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे इस रिलेशन का, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां यही बात डेफिनेशन मैंने लिख दी हुई है। पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है ये वाला, उसका पहला कंपोनेंट क्या है 3, तो ये 3 हो गया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका पहला कंपोनेंट क्या है 6, तो 6 हो गया। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर जो है रिलेशन का, उसका पहला कंपोनेंट क्या है 8, ये 8 हो गया। 9 और 10, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। तो ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज इसी प्रकार से क्या होगा, यहां मैंने डेफिनेशन लिख भी दी है जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। रेंज क्या होगा, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट है उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो यहां देखिए, पहला ऑर्डर्ड पेयर है 3, 1 रिलेशन R में, तो उसका जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है 1, तो यहां मैं 1 लिख रहा हूं। फिर सेकेंड जो ऑर्डर्ड पेयर है 6, 4, उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है 4, ठीक। उसके बाद 6, उसके बाद 7,
और उसके बाद 8। तो इतने सारे जो है ये जो है हमारा रेंज हो गया। तो इस प्रकार से हमने डोमेन और रेंज जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो रिलेशन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर हमें कहां से मिलता है? जब हम लोग जो सेट दिया हुआ है ए, तो ए इंटू ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लेंगे उसका अपना एक सेट होगा, और रिलेशन जो है कोई रूल को फॉलो करेगा, जो उस रूल के अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो ए इंटू ए के सबसेट होंगे। अब रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जैसा अभी जस्ट कहा मैंने, उनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सभी का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, उनका जो सेट होगा, उसको हम डोमेन कहेंगे, और उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकेंड कंपोनेंट होंगे उसके सेट को हम लोग रेंज कहेंगे इस रिलेशन का। यही बात अभी हमने पढ़ी है और यहाँ एग्जाम्पल से हमने इसको देखा भी, सीखा भी। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं। एम्प्टी रिलेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन। नाउ अब क्या है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called an empty relation if no element of A is related to any element of A. Okay, so ऐसा रिलेशन जिसमें कि जो ऑर्डर्ड पेयर जो A है उसका कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से A के रिलेटेड ना हो, तो उस वाले रिलेशन को हम लोग जो है वो एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको डिनोट हम लोग 5 से करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं तब अच्छे से समझेंगे। अब इसे देखिए, सेट यहां दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब हम एक रिलेशन यहाँ R से डिफाइन कर रहे हैं, विच इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स A B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि A B दोनों जो है वो सेट A के एलिमेंट होने चाहिए, और दूसरा जो क्राइटेरिया फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है, वो A माइनस B इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ सेट ए के, उनमें से आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले ले, उनका डिफरेंस जो है 6 नहीं होगा। जैसे मैं सबसे हाईएस्ट ले लेता हूँ 5 और सबसे लोएस्ट लेता हूँ 1। 5 माइनस 1 भी 4 है। इसके अलावा आप कोई सा भी पेयर लेंगे तो 6 तो नहीं ही होगा। तो यहाँ देखिए, ऐसा कोई हमें सेट मिल ही नहीं रहा है। सो देन मैंने लिख दिया हुआ है कि देन देयर इज नो ए ऑर्डर पेयर ए बी where A B belongs to A such that A minus B is equal to 6। तो चूंकि ये रिलेशन जो है उस क्राइटेरिया, उस रूल को A और B सेट A के कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिलेशन जो है वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने एग्जांपल से सीख लिया। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन R in a set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। यानी कि पहले बात की रिलेशन जो होता है एक ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है, ये हमने अभी कई बार देखा है ना। दूसरा कि अगर ये R जो है वो अपने आप में ऐसा है कि हर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से उसका रिलेशन है कुछ ना कुछ, मतलब ये क्या होगा कि जब हम लोग A इंटू ए लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा सेट ही जो है वो अपने आप में ही यूनिवर्सल सेट होगा। जो हम लोग सेट ए है उसका A के साथ ही जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वाला सेट जो हमें बनेगा वो जो है वो ही अपने आप में जो है यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है A के कवर हो जा रहे हैं। और इसमें यह है कि हर एलिमेंट का A के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू अ सेट जिसमें कि जो इनके एलिमेंट्स हैं वो 3 और 5 हैं। तो क्लियरली तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या होगा, A इंटू ए, तो A इंटू ए क्या होगा 3, 3, 3, 5, 5, 3 एंड 5, 5। तो यही जो है यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। A इंटू ए सिंपली आप ये समझ लीजिए कि A इंटू ए जो है वही यूनिवर्सल रिलेशन होता है इन A। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि अगर अगेन हम लोग एक सेट A को एज्यूम करेंगे, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, IA is the set of all ordered pairs A, A such that this A belongs to set A। तो मतलब कोई सा भी एलिमेंट उसका खुद के साथ यदि रिलेशन है तो
वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगेन वही पुराना वाला सेट ही हम लोग ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स 3, 5 हैं। तो क्लियरली आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 3,3 और 5,5। ठीक, अब कुछ जो है टाइप ऑफ रिलेशन देख लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये हम लोग यहाँ देखते हैं। इन सब में लेट देयर बी अ सेट ए, देन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब हम लोगों ने यहाँ एक जनरल कोई सेट जो है वो ए एज्यूम कर लिया है, और अब हम लोग एक रिलेशन आर को देखेंगे और कोई भी रिलेशन आर लेंगे और हम लोग यहाँ सीखेंगे कि उसको कब हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कब उसको सिमेट्रिक बोलेंगे और कब उसको जो है हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो देखिए आर जो है वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब ए के जितने भी एलिमेंट्स हो, सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हो उसका खुद के साथ रिलेशन हो। यानी ए कॉमा ए जो है वो जितने भी हैं, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5 ये सब के सब अगर रिलेशन का पार्ट है तो उस तरह के हम लोग रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब हम लोग ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जिसमें ये जितने हैं वो खुद से रिलेटेड हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक प्लेन है जिसमें स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। अब उसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि जिसमें आर को हमने बोला इज पैरेलल टू, ठीक है। तो कोई, आप जानते हैं कि कोई सा भी स्ट्रेट लाइन है वो खुद के साथ तो पैरेलल होगा ही। तो मतलब एक प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो आपस में खुद से तो पैरेलल हैं। स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। तो इस तरह का जो रिलेशन है इज पैरेलल टू, वो है रिफ्लेक्सिव होता है। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कोई रिलेशन आर कब होगा, जब ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, if ordered pair a comma b is an element of R, that implies that b comma a is also an element of R। अब इसको फिर एग्जांपल से समझिए। अगेन हम लोग वही वाला एग्जांपल लेंगे कि एक प्लेन है जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं और रिलेशन को हमने रिलेशन R को डिफाइन किया है इज पैरेलल टू। अब देखिए दो लाइंस लीजिए, कोई भी लाइन A एंड लाइन B। तो इफ स्ट्रेट लाइन A is parallel to straight line B, that implies that straight line B is also parallel to straight line A। ये हमने क्लास 10th या क्लास 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो A comma B is belonging to R, that necessarily implies that B comma A is also belonging to R। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं इज पैरेलल टू वाला, वो सिमेट्रिक भी होगा। अब तीसरा केस है ट्रांजिटिव। ये क्या कहता है, if A comma B belongs to the relation R and B comma C belongs to the relation R, that implies that A comma C also belongs to R। इसको भी फिर ऐसा समझिए कि ऐसे अगेन हमने एक सेट लिया है, हमने एक प्लेन लिया है जिसमें सेट है कि सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस। तो अब देखिए तीन लाइन लेते हैं A B C। अब देखिए यहां हमें पता है कि A, यहां दिया गया है कि A इज पैरेलल टू B, ठीक है। और दूसरी बात हमें और दी गई है कि B इज पैरेलल टू C। तो आपको पता है ज्योमेट्रिक्स है कि इफ स्ट्रेट लाइन A इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन B एंड स्ट्रेट लाइन B इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन C, देन स्ट्रेट लाइन A इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन C। ये आपको ज्योमेट्री से पता है। तो हमारा वाला एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है। तो एक स्पेशल केस आता है कि एक ऐसा रिलेशन R जो कि ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, वो अभी हमने जस्ट देखा है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।
इसी कारण से ये वाला रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अभी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, and let R be a relation in A defined by this thing. So R is a set of all ordered pairs L1 and L2, where L1 and L2 are clearly the straight lines. So R is a set of all ordered pairs L1 and L2 such that L1 is perpendicular to L2. मतलब कोई भी दो straight lines होंगे वो अगर आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो वो इस रिलेशन का पार्ट होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर है, मतलब इज परपेंडिकुलर टू वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तीनों में से क्या है या क्या नहीं है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी याद कीजिए कि था कि ए जो है वो रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, मतलब या इस वाले केस में ऑल स्ट्रेट लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू देमसेल्व्स। क्या ये पॉसिबल है? कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे दी हुई है, क्या ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? क्या नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस तरह का की चीज जो है वो नहीं है। मतलब क्लियरली L1, L2 L1, L1 does not belong to R। परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग दो लाइन ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। तो ये रिफ्लेक्सिव, तो सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब है सिमेट्रिक है कि नहीं, ये चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर A B जो है वो रिलेशन का पार्ट है, दैट इंप्लाइज कि B, A भी रिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है। मतलब हमारे वाले केस में L1 और L2 लेते हैं, तो मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, that implies that L2 is perpendicular to L1। ये वाला केस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो देखिए यहाँ मैं बॉक्स कर देता हूँ हमारी फाइंडिंग्स को। पहले हमने देखा था कि R जो है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई, है ना, लेकिन R जो है वो सिमेट्रिक जरूर है, सिमेट्रिक जरूर है, ठीक है। अब तीसरा है ट्रांजिटिव वाला। उसमें क्या था कि अगर A B जो है रिलेशन का पार्ट है एंड B C भी जो है वो रिलेशन का पार्ट है, दैट इंप्लाइज A, C भी रिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है। हमारे वाले एग्जांपल के लिए हम लोग तीन लाइंस लेंगे, L1, L2, L3। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, रिलेशन का पार्ट हमें रखना है ना। तो L1 ये स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2 ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हमारा L2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3। तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो ऐसे होगा, ठीक है ना, ये लाइन L3 होगा। तो अब देखिए ये कंडीशन हो गई हमारी और ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन क्या L1 और L3 जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं? तो नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे तो पैरेलल है, ठीक है ना। देयरफॉर L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 perpendicular to L3 does not imply L1 is perpendicular to L3. Therefore, R is not transitive, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ये फाइंडिंग मिल गई। तो इस तरह से हमने यहाँ इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व किया, जहां हमने ये पाया कि जो हमारा रिलेशन दिया गया है कि L1 should be perpendicular to L2, this relation is not where L1 and L2 are straight lines. So this relation is not reflexive and it is not
ट्रांजिटिव एज वेल, बट इट इज सिमेट्रिक। सो चूंकि ये जो है तीनों प्रॉपर्टी को साथ में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है हमने क्लास 12 की मैथमेटिक्स की इस सीरीज में हमने सीखा कि रिलेशन क्या होता है जब एक सेट दिया गया है। तो हमने सीखा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हमने सीखा कि जो आपका एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, हमने डोमेन सीखा रेंज का क्या होता है, हमने रेंज सीखा क्या होता है रिलेशन का। फिर हमने ये चेक किया कि कोई रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा और कब ट्रांजिटिव होगा। और हमने फाइनली ये भी सीखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे जिससे हमने कोशिश की कि हम जिन कंसेप्ट्स को आज डिस्कस कर रहे हैं उनका हमारा जो है समझ जो है उसकी उनके ऊपर वो और मजबूत हो। तो अगर आपको समझाने का तरीका जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आपको जो है कुछ कंफ्यूजन है आज जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है तो प्लीज आप जो है कमेंट भी जरूर कीजिए। यदि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर दीजिए कमेंट्स में, जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि इन वीडियोज को, इन लेक्चर्स को कैसे और अच्छा किया जा सकता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी मुझे जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं कि आपने ये लेक्चर जो है देखा, अपना टाइम दिया। और आई होप कि आपको आपके कंसेप्ट्स को समझने में आपकी जरूर कुछ